बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है शाहरुख अली और आज हम एक पढ़ाई का एक स्टडी का सिलसिला बना रहे हैं। किसके लिए? गैट के एग्ज़ाम के लिए और लॉ की स्टडी के लिए। ठीक है, तो लॉ की स्टडी के लिए या पढ़ाई का जो ये सिलसिला है, इसको जारी करने का, इसको बनाने का मकसद एक तो ये है कि लॉ गैट का जो एग्ज़ाम आजकल हवा बना हुआ है उसको क्लियर करना, और दूसरा ये कि जो सिलेबस गैट में फॉल करता है वो सिलेबस एज अ लॉयर, एज अ एडवोकेट जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से इसीलिए ये सिलेबस सजेस्ट किया गया है ताकि जो यंग लॉयर्स हैं वो जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो उनको हेल्प हो, उनको बहुत सारी चीज़ों का ऑलरेडी पता हो। अब जो गैट का पेपर है वो ज्यादातर मेरे ओपिनियन के मुताबिक, ये मेरा ओपिनियन है, आप चाहें तो इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि गैट का मसला ज्यादातर उन लोगों के लिए बना हुआ है, उन स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है जिन्होंने प्राइवेट लॉ किया है। प्राइवेट लॉ से मुराद ये कि वो रेगुलर कॉलेजेस नहीं गए हैं, बल्कि उन्होंने डिग्री हासिल की है किसी आउट ऑफ सिटी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, और प्रॉपर कॉलेजेस नहीं गए हैं। लिहाजा इन शॉर्ट करने के लिए वीडियो में आपको ये बात बताता हूँ कि आज हम कानून शहादत आर्डर 1984 जो है उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, और कानून शहादत आर्डर 1984 जो है ये दो हवालों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैट में इसके 20 नंबर हैं, 20 मार्क्स ये रखता है गैट के एग्जाम में। दूसरा ये इस हवाले से मोर इम्पॉर्टेंट है कि जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएंगे, आप लाइसेंस लेने के बाद इंशाल्लाह ऐसा होगा, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस लेने के बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करेंगे तो ड्यूरिंग दैट प्रैक्टिस आपको क्यूएसओ पर बहुत ज्यादा डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, खा आप सिविल लॉयर बने या आप क्रिमिनल लॉयर बने, ठीक है, दोनों चीजों में क्यूएसओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिहाजा हम क्यूएसओ को आज पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ने का तरीकाकार मैं आपको बता दूं। ठीक है, गैट का जो एग्जाम है, अगर हम उस हवाले से बात करें तो गैट के एग्जाम के लिए कोई ऐसी सोने की छड़ी नहीं है या कोई ऐसी बुक नहीं है कि जो पढ़ के आप पास कर लेंगे। ठीक है, गैट के हवाले से सबसे बेहतर चीज जो है, सबसे अच्छी बुक जो है पढ़ने के लिए, ठीक है, वो कौन सी है? बेयर एक्ट। क्योंकि गैट के जो मैंने पास्ट पेपर्स देखे हैं उन सभी पेपर्स में ज्यादातर बेयर एक्ट से प्रोविजंस को कॉपी एंड पेस्ट किया गया है। ठीक है, तो कोई भी दूसरी बुक पढ़ने से बेहतर है या लंबे लेक्चर बनाने से बेहतर है कि हम डायरेक्ट स्टडी करते हैं किसकी? बेयर एक्ट की। जब हम बेयर एक्ट की स्टडी करेंगे, उसकी प्रोविजंस को समझ के पढ़ेंगे, हमें पता होगा कि प्रोविजन बात क्या कर रही है या प्रोविजन पूछ क्या रही है, हमें इसका जवाब क्या देना है। अगर हमारे माइंड के किसी कोने में भी उसका कॉन्सेप्ट मौजूद होगा तो हम इंशाल्लाह उसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा उसी को चूज करेंगे। लिहाजा आज हम विद उर्दू ट्रांसलेशन, ठीक है, उर्दू की तर्जुमा के साथ इसको पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए ये और ज्यादा आसान हो जाए और हम इसको समझ सकें। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसका तारुफ, तारीख और बनाने वाले के बारे में आपको बता दूं। द कानून शहादत ऑर्डर 1984, पीओ नंबर 10 ऑफ 1984। पीओ नंबर 10 से क्या मुराद है? पाकिस्तान कानून शहादत ऑर्डर नंबर 10 1984। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया इसका नाम। ठीक है, इसको लॉ ऑफ एविडेंस भी कहा जाता है। लॉ ऑफ एविडेंस क्यों कहा जाता है? कि ये ज्यादातर एविडेंस के हवाले से है। ज्यादातर जो है कानून शहादत वो डिपेंड करता है एविडेंसेस पे। एविडेंस क्या है? शहादत, सबूत, गवाही। ठीक है, और इसको बनाया कब गया था? इसको बनाया गया था 28 अक्टूबर 1984 को। इसको बनाया गया था 28 अक्टूबर 1984 को। 28 अक्टूबर जो है वो इसकी डेट है जब इसको इन्फोर्स किया गया था, जब ये इनएक्ट हुआ था। किसमें हुआ था? 28 अक्टूबर 1984 को। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी प्रियम्बल। अब प्रियम्बल क्या चीज होती है? प्रियम्बल होती है तमहीद, दिपाचा, उन्वान। ठीक है,
अब इसमें क्या चीज इंक्लूड करती है, क्या चीजें इसमें फॉल करती हैं, प्रीएम्बल क्या होती है, क्यों होती है। जब भी कोई कानूनी मसवदा, कोई कानूनी ऑर्डर बनाया जाता है तो उसमें उसकी प्रीएम्बल दी जाती है। प्रीएम्बल से मतलब उसका मकसद, उसका हवाला और उसके उन्वान दिए जाते हैं, जिसको हम प्रीएम्बल कहते हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। क्या कहती है इसकी प्रीएम्बल? इसकी प्रीएम्बल कहती है वेयर एज, चूंकि इट इज, ये है एक्सपीडियंट, करीन मसलहत टू रिवाइज, नजरसानी की जाए या दोहराया जाए, अमेंड, तरमीम की जाए, एंड कंसोलिडेट और यकजा किया जाए द लॉ ऑफ एविडेंस, कानून शहादत को, सो एज, ताकि टू ब्रिंग इट, इसको लाया जा सके, इन कन्फर्मिटी विद द इंजेक्शंस ऑफ इस्लाम। इन कन्फॉर्मिटी किसके साथ? मुताबिकत इसकी बनाया जाए। इन कन्फर्मिटी का मानी होता है मुताबिकत, मुशाबहत, ठीक है, विद द इंजेक्शंस ऑफ इस्लाम, इस्लामी अहकामात के साथ, एज लेट डाउन, जैसा कि दिए गए हैं, इन दी होली कुरान, कुरान हकीम में, एंड इन सुन्ना, और किसमें? सुन्नत में। इसका बेहतरीन तरीकाकार यह है कि आप अपने पास बेयर एक्ट की किताब खोल लें, बेयर एक्ट आप सामने रख लें, एक लेड पेंसिल ले लें, इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होंगे उनको अंडरलाइन करें। जो वर्ड आपको ऐसे लगते हैं कि जो आपने पहले प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल नहीं किया, होना तो ये चाहिए कि आपने लॉ की डिग्री ले ली है तो आपको मीनिंग्स पता होने चाहिए, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है, कुछ वर्ड हमारे सामने ऐसे आ जाते हैं जिनका हमें मीनिंग नहीं पता होता, तो वो भी आप साथ साथ नोट करते जाएं ताकि आपको ये पता हो कि बात हो क्या रही है। ठीक है, कहता है वेयर इट इज एक्सपीडियंट टू रिवाइज, चूंकि ये करीन मसलहत है कि दोहराया जाए, अमेंड, तरमीम की जाए, एंड कंसोलिडेट और यकजा मजबूत किया जाए द लॉ ऑफ एविडेंस, कानून शहादत को, सो एज, ताकि टू ब्रिंग इट, इसको लाया जा सके, इन द कन्फर्मिटी विद द इंजेक्शंस ऑफ इस्लाम, इस्लामी अहकामात के मुताबिक, एज लेट डाउन, जैसा कि दिया गया है, इन दी होली कुरान एंड सुन्ना, होली कुरान और सुन्ना में। चूंकि ये करीन मसलहत है कि शहादत के कानून को या कानून शहादत को इस्लामी अहकाम के मुताबिक बनाने के लिए जिस तरह के कुरान पाक और सुन्नत में इनका तयन किया गया है या जिस तरह बताया गया है, इस पर नजरसानी की जाए, इसमें तरमीम की जाए और इसे यकजा किया जाए। ठीक है, उसके बाद कहता है, उसके बाद इसका पार्ट 1 स्टार्ट हो जाता है, रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट, वाकयात का ताल्लुक। ठीक है, चैप्टर 1 है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं कि गैट के पेपर में अक्सर ये सवाल आता है या आया है, क्या सवाल आया है कि जो है कानून शहादत आर्डर 1984 कंसिस्ट ऑन हाउ मेनी आर्टिकल्स, कानून शहादत आर्डर जो है उसके आर्टिकल कितने हैं या कितने आर्टिकल पर मुनहसिर है, तो उसका जवाब होगा 166। 166 आर्टिकल्स हैं इसके टोटल। ये बात आपने जहन नशीन कर लेनी है। कानून शहादत आर्डर 1984 कंसिस्ट ऑन 166 आर्टिकल्स। दूसरी बात ये है कि आपको ये भी पूछ सकता है, ठीक है, कि जो कानून शहादत आर्डर है कंसिस्ट ऑन हाउ मेनी चैप्टर्स, इसके चैप्टर्स कितने हैं। आर्टिकल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए 166। उसके बाद वो आपसे ये पूछ सकता है कि कानून शहादत आर्डर 1984 कंसिस्ट ऑन हाउ मेनी चैप्टर्स, सो योर आंसर विल बी देयर आर 13 चैप्टर्स आर देयर इन कानून शहादत आर्डर 1984। कितने हैं इसके चैप्टर? 13 चैप्टर है। तीसरी चीज ये आ सकती है, द कानून शहादत आर्डर 1984 कंसिस्ट ऑन हाउ मेनी पार्ट्स, ये कितने हिस्सों पर मुनहसिर है। सो द आंसर विल बी द कानून शहादत आर्डर 1984 कंसिस्ट ऑन 3 पार्ट्स, ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। आर्टिकल हैं 166, चैप्टर हैं 13, हिस्से हैं 3। ठीक है, अब वो कौन से हैं वो हम पढ़ते हैं। पहला इसका पार्ट 1 है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, फैक्ट का ताल्लुक या मुतलका वाकयात या वाकयात का ताल्लुक। ठीक है, चैप्टर 1 है और ये प्रीलिमिनरी है। इसमें सबसे पहले आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 के प्रीलिमिनरी का क्या मानी होता है? इब्तदाइया।
आगाज, ठीक है। इसकी इब्तदा क्या है, इब्तदा क्या है इसकी, आर्टिकल 1 है शॉर्ट टाइटल मुख्तसर इनवान, एक्सटेंट क्या बताता है, शॉर्ट टाइटल मुख्तसर इनवान बताता है, एक्सटेंट इसकी वसअत बताता है, इसका फैलाव बताता है, एंड कमेंसमेंट और इसका आगाज़ो नफाज बताता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं आर्टिकल, हम पढ़ेंगे बेयर एक्ट की लैंग्वेज, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए, उसको सामने रख लें और एक पेंसिल ले लें। अच्छा क्या कहता है, कहता है दिस ऑर्डर, ये फरमान या ये हुक्मनामा में बी कॉल्ड, बुलाया जाएगा द कानून शहादत ऑर्डर 1984, कहते हैं ये हुक्मनामा बुलाया जाएगा कानून शहादत ऑर्डर 1984, या इसका नाम होगा, इस ऑर्डर का नाम, इस फरमान का नाम क्या होगा, कानून शहादत ऑर्डर 1984, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 1 की क्लास 2 है, उसमें क्या बताता है, जैसे कि ऊपर उसने बताया था कि इसकी एक्सटेंट भी बताएगा कि ये एक्सटेंड्स कहां पे है, फैलाव इसका कितना है, तो कहता है इट एक्सटेंड्स, इसकी वसअत है, इसका फैलाव है टू द होल ऑफ पाकिस्तान, तमाम पाकिस्तान पर, एंड अप्लाइज और इतलाक पजीर है टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, तमाम अदालती कार्रवाइयों पर, और या बिफोर एनी कोर्ट, या किसी भी ऐसी अदालत के सामने या रूबरू, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है क्या, कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल किसको कहते हैं, फौजी अदालत को। कोर्ट मार्शल जिसमें शामिल है कोर्ट मार्शल, फौजी अदालत, और ट्रिब्यूनल, एक ट्रिब्यूनल मीन मसनद अदालत, अदालत के जैसी, और अदर अथॉरिटी या दूसरी इंतजामिया एक्सरसाइजिंग जो क्या कर रही हो, इस्तेमाल कर रही हो या मशक कर रही हो, जुडिशियल और कोसाई जुडिशियल जो क्या कर रही हो, अदालती या नीम अदालती पावर्स, इख्तियारात और ज्यूरिस्डिक्शन या दायरा इख्तियार, बट डज नॉट अप्लाई, लेकिन ये इतलाक पजीर ना होगा टू प्रोसीडिंग्स, कार्रवाइयों में, बिफोर एन आर्बिट्रेटर, किसके सामने, सालिस के सामने। सालिस किसको कहते हैं, जो डिक्शनरी में आर्बिट्रेटर्स के मानी आ रहे हैं वो आ रहे हैं जनाब, सरपंच कह लें, सालिस कह लें, मुनसिफ कह लें, फैसला करने वाला कह लें, या आप सालसी काउंसिल कह लें। आर्बिट्रेटर्स किसको कहते हैं, सालसी काउंसिल को। क्या कहता है, इट्स एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, ये तमाम पाकिस्तान पर वसअत पजीर होगा, एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, और तमाम अदालती कार्रवाइयों पर इसका इतलाक होगा, और बिफोर एनी कोर्ट, या हर उस कोर्ट के रूबरू, इंक्लूडिंग अ कोर्ट मार्शल, जिसमें कोर्ट मार्शल शामिल है, ट्रिब्यूनल और अदर अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और कोसाई जुडिशली पावर्स, या दूसरी बाख्तियार इंतजामिया जो अदालती या नीम अदालती इख्तियारात या दायरा इख्तियार, ज्यूरिस्डिक्शन, दायरा इख्तियार का इस्तेमाल कर रही हो, बट डज नॉट अप्लाई, लेकिन ये इतलाक पजीर ना होगा टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर्स, किस पर ये किस पे अप्लाई नहीं होगा, आर्बिट्रेटर्स पर, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि सालिस, मुसन्नफ या सालसी काउंसिल पर ये क्या है, इतलाक पजीर ना होगा। सो आपको ये गैट में क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस पे अप्लाई करता है, किस पे अप्लाई नहीं करता, तो आपने आर्टिकल 1 क्लास 2 के हवाले से ये बात याद रखनी है कि पूरे पाकिस्तान की तमाम अदालतों में, तमाम कोर्ट्स में ये अप्लाई होता है, लेकिन ये अप्लाई नहीं होता है तो किस पे नहीं होता है, आर्बिट्रेटर्स पर, सालिसी काउंसिल पर, सालिस पर। इसकी मिसाल आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो पंचायत है, पंचायत पर, मुनसफ पर ये क्या है, ये नहीं होता इतलाक पजीर। उसके बाद आर्टिकल 1 की ही क्लास 3 है, वो क्या कहती है, कहती है इट शैल कम, इसको होना चाहिए, इनटू फोर्स नाफिजुल अमल एट वंस फिल फोर, क्या होना चाहिए इसको, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, इसको फिल फोर नाफिजुल अमल होना चाहिए, या इसको एक ही टाइम पे क्या होना चाहिए, नाफिज होना चाहिए। ये थी जी आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 हमें क्या बताया उसने, आर्टिकल 1 ने हमें बताया कि इसका नाम क्या होगा, कानून शहादत ऑर्डर 1984 इसका नाम होगा इस हुक्म की रूह से। उसके बाद उसने बताया कि इसकी वसअत तमाम पाकिस्तान पर होगी, और अगर किसी पर नहीं होगी तो किस पे नहीं होगी इसकी वसअत नहीं होगी, आर्बिट्रेटर्स पर। तीसरी चीज उसने ये बताई है कि इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, इसको फिल फोर नाफिजुल अमल होना चाहिए, या अमल है, लाजिम है, ठीक है। उसके बाद इसकी आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 2 क्या है जी, आर्टिकल 2 है इंटरप्रिटेशन के हवाले से। इंटरप्रिटेशन को क्या चीज है, इंटरप्रिटेशन कहते हैं किसी चीज की ताबीर पेश करना, किसी चीज की
तशरीह करने को कहते हैं इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 2 है, इसकी क्लास 1 है। क्लास 1 क्या कहती है? जाहिर सी बात है इंटरप्रिटेशन पेश करेगी, किसकी करेगी? कहती है इन दिस ऑर्डर, इस फरमान में या इस हुक्मनामे में, अनलेस ता वक्तिया के देयर इज एनीथिंग, जब तक कोई शय रेप्यूगनेंट, मुनाफी ना करे, रोके ना, इन द सब्जेक्ट, इस मजमून में और मौजू में, और कॉन्टेक्स्ट या सियाको सबाक में, इस फरमान में तावक्तिया के मौजू या सियाको सबाक को में कोई अमर मुदाखलत ना करे, मुमामनत ना करे, तो वो इस ऑर्डर में मौजूद होगा। आगे इसकी क्लास 1 जो है वो इसको इंटरप्रिटेशन आगे कर रही है कि वो उसने बात किस हवाले से की है। ठीक है, किस हवाले से की है? सबसे पहले वो दे रही है इंटरप्रिटेशन कोर्ट की, कि कोर्ट क्या है, अदालत क्या है, या अदालत में क्या चीज शामिल है। कहती है कोर्ट अदालत इंक्लूड्स, में शामिल है, अदालत में शामिल है, ऑल जजेस, तमाम जज साहिबान, एंड मजिस्ट्रेट, और तमाम मजिस्ट्रेट, एंड ऑल पर्सन्स, और तमाम वो खास, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, मां सिवाय आर्बिट्रेटर्स के। यहां पे भी जो उसने ये क्लियर कर दिया है कि पहली तो बात के QSO अप्लाई नहीं करता आर्बिट्रेटर्स में, और क्यों अप्लाई नहीं करता? क्योंकि आर्बिट्रेटर्स आर नॉट इंक्लूड इन कोर्ट। यहां पे हमें इसका जवाब मिल गया है, आर्बिट्रेटर्स क्योंकि इंक्लूड ही नहीं है कोर्ट में, अदालत में शामिल नहीं है, सो दैट्स व्हाई QSO नेवर अप्लाई ऑन आर्बिट्रेटर्स। ठीक है, अच्छा क्या कहा था उसने कहा था कोर्ट इंक्लूड ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट, अदालत में शामिल हैं तमाम जज और मजिस्ट्रेट, एंड ऑल पर्सन, और वो तमाम अशखास, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स, मां सिवाय मुनसफ के, सालस के, लीगली अथोराइज टू टेक एविडेंस, लीगली कानूनी तौर पर अथोराइज्ड, बाख्तियार हैं, इख्तियार रखते हैं या मजाज हैं, टू टेक एविडेंस, गवाही लेने के, शहादत लेने के। तो ये चीज हमें क्लियर होगी कि कोर्ट में क्या चीज शामिल है। कोर्ट में हर वो बंदा, हर वो शख्स शामिल है जो कानूनी तौर पे मजाज होगा एविडेंस लेने का। उसके अलावा ऑल जजेस और ऑल मजिस्ट्रेट, तमाम जज साहिबान और तमाम मजिस्ट्रेट भी इसमें शामिल हैं। अगर इसमें शामिल नहीं है कोर्ट में, तो क्या शामिल नहीं है? आर्बिट्रेटर्स। ये भी आपने गैट के हवाले से अपने जहन में जरूर रखना है। उसके बाद आ जाती है जी आर्टिकल 2 इंटरप्रिटेशन की क्लास बी है। क्लास बी क्या कहती है? क्लास बी इंटरप्रेट कर रही है डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, कि डॉक्यूमेंट्स क्या है? क्या कहती है जी? दस्तावेजात मीन्स मतलब है एनी मैटर, कोई मवाद, कोई भी मवाद एक्सप्रेस्ड, जाहिर किया जाए, दिखाया जाए, और डिस्क्राइब या बयान किया जाए, अपॉन, पर, एनी सब्सटेंस, किसी शय पर, कोई भी चीज हो सकती है। टेबल हो सकता है, पेपर हो सकता है, गत्ता हो सकता है, दीवार हो सकती है, दरख्त हो सकता है, पहाड़ हो सकता है। क्या कहता है? एनी सब्सटेंस, किसी शय पर, बाय मीन्स, बजरिया ऑफ लेटर्स, खत्तो किताबत के जरिए से, अल्फाज के जरिए से, फिगर्स या खाके की सूरत में, तस्वीर की सूरत में, अक्सबंदी की सूरत में, और मार्क्स या निशानात की सूरत में, अलामत की सूरत में, और बाय या के मोर देन वन ऑफ दोज मीन, या इस एक से जायद जरियों के साथ, इंटेंडेड, जो मतलूब हो या मकसूद हो, टू बी यूज्ड, इस्तेमाल करने के लिए, और विच में बी यूज्ड, या जिनको इस्तेमाल किया जा सकता हो, किसके लिए? फॉर द पर्पज, मकसद के लिए, ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। रिकॉर्डिंग होता है किसी चीज को महफूज करना, जैसे मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, रिकॉर्डिंग मीन किसी चीज को महफूज कर लेना, किसी चीज की तदवीन कर लेना। ठीक है, दैट मैटर, उस मामले को। अब उसने क्या समझाया है हमें, डॉक्यूमेंट की क्या इंटरप्रिटेशन दी है? उसने कहा है डॉक्यूमेंट्स मीन एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब। उसने कहा दस्तावेज का मतलब है कोई भी मवाद जाहिर किया जाए या बयान किया जाए, अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज पर, बाय मीन्स ऑफ लेटर, खत के जरिए से हो जाए, फिगर्स, तस्वीर के जरिए से हो जाए, और मार्क्स या अलामत की सूरत में हो जाए, निशान की सूरत में हो जाए, और बाय मोर देन
वन ऑफ दोज मीन्स, या एक से ज्यादा जरियों के साथ इंटेंटेड जो मतलूब हो टू बी यूज्ड इस्तेमाल करने के लिए, और विच में बी यूज्ड या जिनको इस्तेमाल किया जा सके फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, उस मामले को महफूज करने के लिए, उसको तदवीन करने के लिए। ये उसने जी इंटरप्रिटेशन की है किसकी, डॉक्यूमेंट्स की। किसने की है, आर्टिकल 2 इंटरप्रिटेशन की क्लास बी ने। ठीक है, इसके बाद मेरे ख्याल से वो इसी के हवाले से इलस्ट्रेशंस दे रहा है, मिसालें दे रहा है कि डॉक्यूमेंट अगर किसी को समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट, तो मजीद इसको क्लियर करवाने के लिए वो दे रहा है जनाब इसकी इलस्ट्रेशंस का मानी होता है मिसालें। ठीक है, क्या मिसाल वो दे रहा है, वो कह रहा है राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, तहरीर एक दस्तावेज है, लिखाई जो है, लिखावट, तहरीर एक दस्तावेज है। उसकी मिसाल आप ये ले सकते हैं कि दो लोगों के दरमियान में एक एग्रीमेंट हुआ है, कोई मुआदा हुआ है, तो उसको हमने तहरीर की सूरत में लिख लिया, तो वो सफा क्या होगा, वो मुआदा क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट, उसको कोर्ट में पेश किया जा सकता है एज अ डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज के तौर पर। उसके बाद कहता है वर्ड्स प्रिंटेड, अल्फाज छपे हुए हों। लिथियोग्राफी कहते हैं पत्थर पे कुंदा करने को। उसकी बेहतरीन मिसाल होगी कबर का कतबा कह लें, कबर का कतबा कह लेंगे। उससे आसान जो आप सब ने देखा होगा वो होगा ये जो हमारे घरों के सामने नेम प्लेट्स लगाई जाती हैं, पता है टाइल पे नाम लिखे जाते हैं या माशाल्लाह लिखा होता है। ठीक है, वो लिथियोग्राफ की एक बेहतरीन मिसाल है। तो लिथियोग्राफ क्या होता है, पत्थर पे कुंदा करना। और फोटोग्राफ्ड या के कोई तस्वीर, कोई अक्सबंदी और डॉक्यूमेंट्स, ये क्या है, दस्तावेजात हैं। अच्छा, इसकी मिसाल मैं आपको ना लिथियोग्राफ की एक मिसाल दे दूं। जब हमने डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होता है ना, ठीक है, तो अक्सर जब हम लेट हो जाते हैं या उसको अदालती जरिए से किसी का डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो हमें अदालत की तरफ से ये डायरेक्ट किया जाता है कि आप ना कब्र की तस्वीर खींच के लाएं। और कब्र की तस्वीर खींचने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसके ऊपर ना कतबा लगा हो जिसपे उसका नाम लिखा हो। तो पता है पत्थर का कतबा लगता है, ऊपर नाम लिखा जाता है। ठीक है, फिर उसे हम अदालत में पेश करते हैं, तो वही क्या है, डॉक्यूमेंट। इसकी एक बहुत आसान सी मिसाल बता दी आपको। उसके बाद कहता है अ मैप, एक नक्शा, और अ प्लान या कोई मंसूबा, एक मंसूबा। ठीक है, इज अ डॉक्यूमेंट, एक दस्तावेज है। कोई नक्शा या कोई मंसूबा या कोई तजवीज जो तहरीरी सूरत में लिखी गई हो या इलामात की सूरत में या निशानात की सूरत में लिखी गई हो, वो भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है। एंड इंस्क्रिप्शन, कुंदाकारी, इंस्क्रिप्शन का मानी होता है कुंदाकारी करना, ऑन अ मेटल प्लेट, लोहे की तख्ती पर, और स्टोन या के पत्थर पर। इज अ डॉक्यूमेंट क्या है, एक दस्तावेज है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कब्र का कतबा, आप कहेंगे बार बार कब्र का नाम ले रहे, कब्र के कतबे पे लोहे की भी नेम प्लेट लगी होती है, ठीक है, और पत्थर की भी लगी होती है। ठीक है, तो वो क्या है जनाब, एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है। उसके बाद कहता है कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। कैरिकेचर होता है जनाब मजाक खेज तस्वीर कह लें, या छोटे बच्चे गुड्डी गुड्डे के साथ खेलते हैं, यानी कि खा उसको किसी पेपर पर पेंसिल की सूरत में पेंसिल के जरिए से ड्रॉ किया गया हो, या उसको अमली तौर पर किसी कपड़े से बनाया गया हो, मजाक खेज कोई तस्वीर, कोई गुड्डी गुड्डा। हाँ, कार्टून मेरे ख्याल से आप इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। कैरिकेचर क्या है, एक दस्तावेज है। मजाक खेज तस्वीर या मजाक खेज गुड्डी गुड्डा, या आप कह सकते हैं जनाब कार्टून इज अ डॉक्यूमेंट क्या है, एक दस्तावेज है। उसके बाद जी इंटरप्रिटेशन ये कर रहा है मेरे ख्याल से बेहतरीन इसने इलस्ट्रेशन दे दी है। इसकी मिसालें डॉक्यूमेंट, आपको अब समझ जाना चाहिए कि डॉक्यूमेंट क्या है। बेहतरीन जो है ना उसने मिसालें दे दी है डॉक्यूमेंट की, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए हमारा। हाँ, एक कंसेप्ट आपने जहन में रखना है, डॉक्यूमेंट की इंटरप्रिटेशन कौन कर रही है, आर्टिकल 2 कर रही है। ठीक है, आर्टिकल 2 जो है वो डॉक्यूमेंट को ताबीर कर रही है, इसकी तशरीह जो है वो आर्टिकल 2 कर रहा है, डॉक्यूमेंट की कर रहा है, कोर्ट की कर रहा है, और उसमें सी क्या आ गई है उसकी क्लास, एविडेंस की। और मजीद आगे भी है, वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। लिहाजा हमारे पास आर्टिकल 2 की क्लास सी है, वो किसको इंटरप्रिटेशन कर रही है, वो कर रही है एविडेंस को। एविडेंस क्या चीज है, सबूत। ठीक है, सबूत या साबित करना इंक्लूड्स, इसमें शामिल है ऑल स्टेटमेंट्स, तमाम बयानात, विच द कोर्ट, जिसको अदालत, परमिट्स, इजाजत दे, और रिक्वायर या तलब करे, टू बी मेड बिफोर, बनाने के लिए, बिफोर, रूबरू, इट बाय विटनेसेस, गवाहों के जरिए से।
क्या कहा है उसने कहा है ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स, तमाम तर बयानात जिनको अदालत जो है वो परमिट, जिनकी इजाजत दे दे, रिक्वायर या के तलब कर ले, टू बी मेड बिफोर, अदालत के सामने पेश करने के लिए या अदालत के रूबरू देने के लिए, इट बाय विटनेसेस, किसके जरिए से, गवाहों के जरिए से। वो क्या होंगे, एविडेंस होंगे। कहता है इन रिलेशन, जो ताल्लुक रखते हो, टू मैटर्स ऑफ फैक्ट, हकीकत के मामलात के मुतल्लिक या वाकयात के मामलात के मुतल्लिक, जो इन हकीकत मुतल्लिका वाकयात से जो ताल्लुक रखते हो, अंडर इंक्वायरी, जो क्या हो, जेरे गौर हो। ठीक है, सच स्टेटमेंट्स, ऐसे बयानात आर कॉल्ड, कहलाते हैं ओरल एविडेंस। कौन से एविडेंस, जुबानी सबूत। ठीक है, कहते हैं ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स आर रिक्वायर, तमाम तर बयानात जो अदालत जो है जिनकी इजाजत दे या तलब करे, टू मेड बिफोर इट, कि उसके सामने रूबरू पेश किए जाएं, बाय विटनेसेस, गवाहों के जरिए से, इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, उस वाकया से मुतल्लक जिसकी हकीकत मतलूब है, जिसकी हकीकत को जानना जरूरी है, जिसकी हकीकत की पड़ताल की जा रही है। सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंसेस की आपको एक मिसाल दे देता हूं। अदालत आपको कहती है कि आप क्या करें, एक लड़की लड़का है, उनकी आपस में शादी है या निकाह हुआ है या नहीं हुआ। अदालत कहती है कि आपका अगर निकाह हुआ है तो आप अपने निकाह को साबित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट, अपना निकाहनामा दे दें। ठीक है, लिहाजा ये क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा अगर आप निकाहनामा पेश कर देते हैं। लेकिन आप अगर उसमें मौजूद गवाहों को पेश करते हैं, जब उनका निकाह हुआ था तो जाहिर सी बात है वहां पर गवाह मौजूद होंगे। ठीक है, तो उन गवाहों को अगर आप पेश करते हैं, वो कहते हैं जी हाँ जी इनका निकाह हुआ था, आई वॉज देयर, मैं वहां पे था, मैं भी इसमें गवाह हूं या मैं विटनेस हूं, तो इसको क्या कहते हैं, जो बात उसने बयान आके उसने दिया उसको क्या कहेंगे, ओरल एविडेंस। ठीक है, उसकी जो स्टेटमेंट थी वो क्या होगी, एविडेंस होगी। इसके बाद इसी की क्लास सी की सबसेक्शन 2 है, उसमें वो क्या कहता है ऑल डॉक्यूमेंट्स, तमाम दस्तावेजात प्रोड्यूस्ड, पेश किए जाएं, फॉर द इंस्पेक्शन, मुशाहदे के लिए, ऑफ द कोर्ट, अदालत के। कहते हैं ऐसे तमाम दस्तावेजात जो अदालत की मुशाहदे के लिए, इंस्पेक्शन के लिए पेश किए जाएं, सच डॉक्यूमेंट्स, ऐसे दस्तावेज, आर कॉल्ड, कहलाते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजाती सबूत। ये आपको मैंने इसकी मिसाल पहले बता दी है। एक लड़की और लड़के का निकाह हुआ है, अब अदालत कहती है कि आप साबित करें, ठीक है, कि आपका निकाह हुआ है। वो अपने निकाह में शामिल गवाहों को बुला लेते हैं या आप चले जाते हैं, एक्सपेक्ट कर लें कि वो आप थे, आप चले गए, आपने जाके वहां पे जुबानी बयान दिया है कि जी आई वाज देयर, मैं गवाह हूं, आई एम आई विटनेस कि इन दोनों का निकाह हुआ है। तो ये क्या हो गई आपकी ओरल एविडेंस, स्टेटमेंट आपने दी है, बयान दिया है, ये आपका ओरल एविडेंस है। और अगर आप बड़े चालाक हैं, आपने क्या किया है, आप उनका निकाहनामा भी साथ लेके, ठीक है, आपने उनका निकाहनामा पेश कर दिया है कि ये देखिए जी फलां डेट को ये मेरे पास इनका निकाहनामा मौजूद है, इनकी शादी हुई है। तो वो आपने क्या पेश कर दिया, आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो गैट के हवाले से जहन में याद रखने की बात है, वो क्या बात है कि हमारे पास यहाँ पे काइंड्स भी आ गई हैं एविडेंस की, कि एविडेंस कितनी किस्म की है, आपको गैट में पूछा जा सकता है, हाउ मेनी काइंड्स आर देयर इन क्यूएसओ ऑफ एविडेंस, कि एविडेंस की कितने इकसाम हैं क्यूएसओ में। तो आप कह सकते हैं देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एविडेंस इन क्यूएसओ, वन इज ओरल एविडेंस, सेकंड इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। लिहाजा आपने ये जो मैं प्रोविजंस पढ़ रहा हूँ और जो ट्रांसलेट कर रहा हूँ, इनको आपने इसी तरह से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं। अगर मेरी ये गारंटी है आपको आप इस तरीके से एक दफा आपने पढ़ लिया, ठीक है, या ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इसी लेक्चर को आपने अपने सामने डायरेक्ट रख के एक पेंसिल लेके एक दफा इसको, यानी मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखते जाएं,
एक दफा पढ़ ले, इंशाल्लाह बफजले खुदा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर ना भी हो किसी चीज के हवाले से, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं भी होता है तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के, हाँ मुझे इतनी उम्मीद है कि जब वो बात होगी या गैट में उस हवाले से कोई क्वेश्चन आएगा या आपकी प्रैक्टिकली लाइफ में आएगा, तो एक धुंधली सी आपके जहन में तस्वीर जरूर होगी, एक छोटी सी याद जरूर होगी कि हाँ इस बारे में बात हुई थी, मैंने पढ़ा था। ठीक है, सो प्लीज आप बैरक को सामने रखें, लेड पेंसिल ले लें और इसको साथ साथ एक दफा देखते जाएं और पूरी तवज्जो से देखते जाएं। अच्छा, इसके बाद है आर्टिकल 2, इंटरप्रेट कर रहा है किसको, इंटरप्रिटेशन किसकी पेश कर रहा है, फैक्ट्स की। आर्टिकल 2 की क्लॉज डी है फैक्ट्स के हवाले से, वाकयात के हवाले से, इंक्लूड्स वाकयात में शामिल हैं एनीथिंग, कोई शय। इंटरप्रिटेशन वो पेश कर रहा है फैक्ट्स की, वाकयात की ताबीर तशरीह कर रहा है। कहता है फैक्ट क्या है, फैक्ट में क्या चीज शामिल है, कहता है फैक्ट इंक्लूड्स, फैक्ट्स में शामिल है एनीथिंग, कोई शय, स्टेट ऑफ थिंग्स या अशिया की कैफियत, उनकी हालत, और रिलेटिंग ऑफ थिंग्स या अशिया के मबैन ताल्लुक या निस्बत। एनीथिंग कोई शय, स्टेट ऑफ थिंग्स अशिया की कैफियत, और रिलेशन ऑफ द थिंग्स या अशिया के दरमियानी ताल्लुक, कैपेबल ऑफ बीइंग हो सकता है, काबिल हो या काबिल हो सके, किसके लिए, परसीव्ड बाय सेंस, परसीव्ड पहचाना जा सके, मालूम किया जा सके, महसूस किया जा सके, बाय द सेंस, किस सेंसेस, सेंस किसको कहते हैं, अकल को, फहम को, हवास को। ठीक है, कहता है एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ द थिंग्स, कोई शय, किसी शय की कैफियत और या उस चीज का के मबैन ताल्लुक, उस अशिया के दरमियान ताल्लुक, कैपेबल ऑफ बीइंग, जो काबिल हो परसीव्ड महसूस करने के, बाय द सेंस अकल के जरिए से, तो वो क्या है, एक फैक्ट है, एक वाकया है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स है, वो कार चला रहा है, ड्राइव कर रहा है। ठीक है, अब ऑब्वियसली सी बात है कि वो कार चला रहा है, उसने सड़क को ज़हन में रखना है, उसने अपने इर्द गिर्द की ट्रैफिक को माइंड में रखना है, और वो गाड़ी चला रहा है और अपने हवास से चला रहा है, अपनी अकल से, फहम से चला रहा है, तो ये उसका गाड़ी चलाना क्या है, एक वाकया है। ठीक है, आगे कहते हैं एंड और एनी मेंटल कंडीशन, या कोई जहनी कैफियत, एनी मेंटल कंडीशन, कोई दिमागी हालत, कोई जहनी कैफियत, और विच ऑफ विच, जिसका एनी पर्सन, किसी शख्स को, इज कॉन्शियस, शऊर हो। वही बात आ गई पहले वाली जो मैंने आपसे की है, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, कोई ऐसी दिमागी या जहनी हालत या कैफियत जिसका कोई शख्स शऊर रखता हो। अगर कोई बंदा ड्राइव कर रहा है तो ऑब्वियसली ही नो ही इज ड्राइविंग, तो ये क्या है, एक वाकया है। उसको अब कैसे पता कि वो ड्राइविंग कर रहा है, क्योंकि वो बड़ी केयर के साथ कर रहा है, गाड़ी उसकी 23 मॉडल है, उसको भी बचा रहा है कि जनाब इसका नुकसान ना हो जाए। आजकल वैसे महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है लोगों की। ठीक है, तो जनाब आजकल तो गाड़ी को भी रिपेयर करवाना बड़ी मुश्किल सी बात हो गई है। ठीक है, तो वो गाड़ी चला रहा है, ट्रैफिक का ख्याल रख रहा है, रोड का ख्याल कर रहा है, रेड लाइट सिग्नल्स का ख्याल रख रहा है, और अगर पाकिस्तान में है तो फिर शायद ख्याल रख रहा हो, फिर हर किसी ने अपना अपना ख्याल खुद रखना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक वाकया है। तो आर्टिकल 2 जो है उसने किसको किस किस की इंटरप्रिटेशन की है, आर्टिकल 2 ने इंटरप्रिटेशन की है कोर्ट की, कि कोर्ट में क्या क्या चीजें शामिल हैं। उसने इंटरप्रिटेशन की है डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्यूमेंट क्या है। उसने इंटरप्रिटेशन की है एविडेंस की, कि एविडेंस क्या है। उसके बाद उसने की है फैक्ट की, वाकयात की, कि वाकये क्या है। उसके बाद वो इलस्ट्रेशन दे रहा है वाकयात की, कहता है दैट आर सर्टन ऑब्जेक्ट्स, दैट आर ये के और सर्टन ऑब्जेक्ट्स मखसूस खास अशिया हैं, अरेंज्ड रखी गई हैं, अरेंज्ड रखा जाना, जैसे कि कहते हैं कि उसकी शादी अरेंज हुई है। ठीक है, तो उसकी शादी रखी गई है इन अ सर्टन ऑर्डर, एक मखसूस तरीके से, इन अ सर्टन प्लेस, किसी खास मुकाम पर। ठीक है, कहते हैं दैट आर सर्टन ऑब्जेक्ट्स, ये के कुछ खास बाज अशिया हैं, अरेंज्ड इन सर्टन ऑर्डर, खास तरीके से रखी गई हैं, इन अ सर्टन प्लेस, एक खास मुकाम पर, इज अ फैक्ट, एक वाकया है। जनाब
आपके घर में या आपके ऑफिस में आपने अपनी अलमारी में बुक्स रखी हुई हैं एक तरतीब के साथ, और आपका वो बुक्स जो आपने रखी हुई है एक तरतीब के साथ वो क्या है, वाक्या है। ठीक है। उसके बाद इसी की सबसेक्शन बी है, क्या कहता है, दैट अ मैन हियर्ड, एक आदमी सुनता है, और सा या देखता है, समथिंग कोई शय, इज अ फैक्ट, एक वाक्या है। दैट अ मैन हियर्ड और सा समथिंग इज अ फैक्ट, कोई आदमी कोई चीज सुने या देखे, समथिंग कोई चीज, इज अ फैक्ट, एक वाक्या है। ठीक है। आप मुझे सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये क्या है, एक वाक्या है। जब कोई बंदा इस बारे में बताएगा तो क्या बताएगा, हाँ जी मैंने इस टाइम पे इस तारीख को बैठा था, तो जनाब ए बी सी या डी वो बैठ के ये वीडियो देख रहा था, तो उसने क्या सुनाया, एक वाक्या सुनाया, क्योंकि उसने आपको देखा था और सुना था। सो इट्स कॉल्ड फैक्ट, एक वाक्या है। आगे इसी की क्लास डी है, क्या कहता है, कहता है दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, किसी बंदे की कोई मखसूस राय है, हैज अ सर्टेन इंटेंशन, या उसकी कोई मखसूस इरादा है या नियत है, एक्ट्स इन गुड फेथ, वो फेल कर रहा है, कोई तर्ज अमल कर रहा है, इन गुड फेथ, नेक नियति से, और फ्रॉडुलेंटली, या धोखे से, और यूज अ पर्टिकुलर वर्ड, या पर्टिकुलर वर्ड, कोई खास अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, इन अ पर्टिकुलर सेंस, किसी खास मफहूम में, और इज या है, और वाज या था, एट अ स्पेसिफिक टाइम, कोई खास वक्त, कॉन्शियस ऑफ पर्टिकुलर सेंसेशन, कॉन्शियस वो शऊर रखता था, जानता था, किस बारे में, ऑफ अ पर्टिकुलर सेंसेशन, किसी खास अमर के बारे में, इज अ फैक्ट, एक वाक्या है। क्या उसने कहा है क्लास डी में, उसने कहा है दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, किसी बंदे की कोई खास राय है, कोई खास उसकी ओपिनियन है, कोई खास उसकी तजवीज है, हैज अ सर्टेन इंटेंशन, या कोई उसका खास इरादा है, कोई खास नियत है, एक्ट्स इन गुड फेथ और फ्रॉडुलेंटली, वो कोई तर्ज अमल कर रहा है, ठीक है, उस लिहाज से जो उसका इरादा है या जो उसकी नियत है उस लिहाज से वो नेक नीति से या धोखे से कोई तर्ज अमल कर रहा है, यूज अ पर्टिकुलर वर्ड, या कोई खास अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, इन अ पर्टिकुलर सेंस, किसी खास मफहूम में, और इज या है, और वाज या था, एट अ स्पेसिफिक टाइम, कॉन्शियस ऑफ अ पर्टिकुलर सेंसेशन, इज अ फैक्ट, पर्टिकुलर सेंसेशन, या उसको पता था किसी खास वाक्य का। इसकी मिसाल आप यूं ले लें कि कोई बच्चा है या कोई लड़का है या आप हैं, मिसाल के तौर पे आप हैं, आप एक बार के मेंबर हैं और आपकी ट्रिप जा रही है, मेरे जहन में इसलिए आया है कि अभी रिसेंटली हमारे बार की ट्रिप गई है, ठीक है, तो आपके बार की ट्रिप जा रही है, कितने बजे जा रही है जी, सुबह 10 बजे जा रही है, ठीक है, तो मुझे ये बात मालूम है कि कल सुबह 10 बजे हमारे बार की ट्रिप जा रही है, तो ये क्या है, मुझे उस जो है उसके बारे में मैं कॉन्शियस था कि फलां टाइम पे फलां अमर होगा, सो इट वी कॉल दिस फैक्ट, हम इसको क्या कहेंगे, वाकया कहेंगे। उसके बाद इसी की क्लॉज ई है, कहता है दैट अ मैन हैज अ सर्टन रेप्यूटेशन, दैट अ मैन, एक बंदे के पास हैज वो रखता है, सर्टन मखसूस रेप्यूटेशन, शोहरत, इज अ फैक्ट, क्या है, एक वाकया है, ठीक है। कहता है किसी बंदे के पास कोई खास शोहरत है तो वो भी एक वाकया है, जैसे कि आजकल कह लें कि हमारे पॉलिटिकल लीडर जो हैं उनकी बड़ी शोहरत है, तो वो भी क्या है, वाकयात हैं। अच्छा, इसको हम मजीद जानेंगे जनाब, आर्टिकल 2 की क्लास 1 जो है वो हमने क्लियर कर ली है, अब इसकी हम आर्टिकल 2 की क्लास 2 की तरफ चलते हैं। वो क्या कहती है, वो कहती है जी किसको इंटरप्रिटेशन वो कर रही है, किसकी, वो कह रही है जी वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर, कहते हैं वन फैक्ट, एक वाकया, इज सेड, कहा जाएगा, टू बी रेलिवेंट टू अनदर, वो मुतल्लिका है किसी दूसरे से, व्हेन वन इज कनेक्टेड, जब एक मुतल्लिका होगा, ताल्लुक रखेगा, कनेक्टेड होगा, विद द अदर वन, किसी दूसरे से, इन एनी ऑफ द वे, उन तरीकों में से, एनी ऑफ द वे, किसी तरीके में से, रेफर्ड, जिनका क्या किया गया है, हवाला दिया गया है, टू इन दी प्रोविजंस, अबारत में, सियाको सबाक में, ऑफ दिस ऑर्डर, इस फरमान की, रिलेटिंग टू द रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट, किस निस्बत से, वाकयात के मुतल्लिका होने की निस्बत से,
क्या उसने बात की है? उसने कहा है वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर। एक वाक्य को तब किसी दूसरे वाक्य से मुतलका कहा जाएगा when जब द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी वे, जब एक जो है दूसरे से ताल्लुक रखेगा उन जरियों से रेफर्ड जिनका हवाला दिया गया है टू इन दी प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डर, इस ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में? इस ऑर्डर में रिलेटिंग टू द रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट, किसके? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट चैप्टर 1 के में जो हवाले दिए गए हैं, जो तरीके दिए गए हैं, अगर आपको किसी एक वाक्य को दूसरे वाक्य से मिलाना है तो आपको कौन से तरीकों को फॉलो करना पड़ेगा? उन तरीकों को फॉलो करना पड़ेगा जिनका हवाला पेश किया गया है क्यूएसओ रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट में, ये कह रहा है वो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी क्लास 3 की ओर। क्लास 3 क्या कह रही है? कहती है द एक्सप्रेशन, बयान या अबारत, फैक्ट इन इशू, वाकया हकीकत तलब किया। ठीक है, वाकया हकीकत तलब से मुराद ऐसा वाकया जिसकी जांच करना मकसूद हो। मिसाल के तौर पे एक बंदा आके कहता है जी कि ए ने बी को मर्डर कर दिया है, तो ये अब वाकया हकीकत तलब है, इसकी पड़ताल होनी चाहिए, फैक्ट इन इशू है। ठीक है, इसकी पड़ताल करना लाजमी है। अगर पड़ताल करेंगे तो पता चलेगा जी कि बी का मर्डर ए ने किया है या नहीं किया, या अगर किया है तो उसके पीछे की वजह क्या थी। तो ये वाकया हकीकत तलब है। वाकया हकीकत तलब वाकया की हकीकत को सामने लाना, उसकी जांच करना, उसकी पड़ताल करना। अच्छा, क्या कहता है? कहता है द एक्सप्रेशन, अबारत या बयान, फैक्ट इन इशू, वाकया हकीकत तलब की, इंक्लूड्स शामिल है एनी फैक्ट, कोई वाकया, फ्रॉम विच, जिसमें ईदर बाय इटसेल्फ, या तो वो खुद से, और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, या वो ताल्लुक रखता हो विद अदर फैक्ट, दीगर वाकयात से, द एग्जिस्टेंस, वजूद रखे, नन एग्जिस्टेंस, या वजूद ना रखे, उसका आदम वजूद हो, नेचर, उसकी नवैयत, और एक्सटेंट, या उसकी हद, और एनी राइट, या कोई हक, लायबिलिटी, जिम्मेदारी, और डिसेबिलिटी या गैर जिम्मेदारी, असर्टेड, दावा करना, और डिनाइड, इनकारी होना, इन एनी सूट, किसी दावा में, प्रोसीडिंग, और प्रोसीडिंग या कार्रवाई में, नेसेसरीली, जरूरी है, फॉलोज, पीछा करना, ताकुब करना, उसकी हकीकत को जानना। पूरी बात उसने क्या की है? उसने बात ये की है द एक्सप्रेशन, इस अबारत में या बयान में, फैक्ट इन इशू, वाकया की हकीकत तलब, इंक्लूड्स एनी फैक्ट, कोई ऐसा वाकया शामिल है, फ्रॉम विच, जिसमें ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद द अदर फैक्ट, या तो वो वाकया खुद या फिर किसी दूसरी दीगर वाकये की निस्बत से, द एग्जिस्टेंस, उसका वजूद हो, नॉन एग्जिस्टेंस, या उसका वजूद ना हो, उसकी नेचर हो, हद हो, नवैयत हो, और यानी राइट, या कोई हक हो, लायबिलिटी, जिम्मेदारी हो, और डिसेबिलिटी, कोई गैर जिम्मेदारी हो, असर्टेड, जिसका दावा किया गया। किस में? जिसका दावा किस में किया गया हो, कहता है, और डिनाइड, या इनकारी की गई हो, इन एनी सूट, किसी मुकदमा में और प्रोसीडिंग या कार्रवाई में, नेसेसरली फॉलोज, जरूरी है कि उसके बारे में जाना जाए, उसका ताकुब किया जाए। ठीक है, इसकी वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, मिसाल दे रहा है, कहता है व्हेन एवर, जब कभी, अंडर द प्रोविजन, इन दफात के तहत, ऑफ द लॉ, कानून की, फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स्ड, फिल वक्त या नाफिजुल अमल, रिलेटिंग टू द सिविल प्रोसीजर, ज़ाब्ता दीवानी से मुतल्लक, सिविल प्रोसीजर, ज़ाब्ता दीवानी से मुतल्लक, एनी कोर्ट, कोई अदालत, रिकॉर्ड्स महफूज करे, तदवीन करे, एनी इशू ऑफ फैक्ट, वाकया हकीकत तलब, द फैक्ट, वाकया, टू बी असर्टेड, दावा किया गया हो, और डिनाइड, या इनकारी किया गया हो, इन दी आंसर, जवाब में, टू सच इशू, ऐसे हकीकत की, इज अ फैक्ट इन इशू, वाकया हकीकत तलब है। इसको मैं आपको इस तरह समझा देता हूं। कहता है कि एक वाकया किसी दूसरे वाक्य से ताल्लुक रखता हो, ठीक है, उसका जब एक कहता है जब एक वाकया
किसी दूसरे वाकयात में ऐसा वाकया में शामिल है, या वाकया हकीकत तलब में ऐसे वाकयात शामिल हैं जब कोई वाकया हुआ हो और उस वाकये में क्या हुआ हो, कोई जिम्मेदारी बताई गई हो या कोई गैर जिम्मेदारी बताई गई हो या उसकी नवैयत बताई गई हो, उसकी निस्बत बताई गई हो, तो उसके बारे में जानना जरूरी है। तब वाकयात की समझ आएगी कि ये एक दूसरे से जुड़े हैं या नहीं जुड़े। किसी भी मुकदमा में, किसी भी कार्रवाई में इसकी मिसाल कोई बना लेते हैं ताकि इसको ना समझना आसान हो जाए। कहता है कि जनाब ए जो है वो बाजार गया था, ठीक है, ए जो है वो बाजार गया था, बाजार से जब वो वापस आया घर आके वो सो गया, उसके बाद बी ने जो उसका मर्डर कर दिया। अब ये 2 वाकयात हो गए। अब इसमें क्या था कि इसमें हो सकता है कि बी ने उसको बाजार भेजा था कुछ लेने के लिए, अपना प्लान करने के लिए, या कोई इसमें उसने उसकी जिम्मेदारी लगाई थी, इसमें उसकी कोई ना कोई गैर जिम्मेदारी थी। इसमें इनका अगर आपस में आपने ताल्लुक चेक करना है ना, तो दावे में उसकी वजह बताई गई होगी कि उसने उसका मर्डर क्यों किया, तो आपको उसके बारे में जानना है। उनकी वाकया हकीकत तलब के लिए आपने क्या करना है कि पहले उसकी वजह जाननी है कि इसमें कोई जिम्मेदारी तो नहीं थी, इसमें किसी किस्म की कोई लायबिलिटी, जिम्मेदारी, डिसेबिलिटी, कोई गैर जिम्मेदारी, या ये वाकया एग्जिस्टेंस वजूद भी रखता है, नॉन एग्जिस्टेंस या वजूद नहीं रखता है। ठीक है, तो आपको पहले जो उस मुकदमे में या उस दावे में या उस कार्रवाई में जिस चीज की जिम्मेदारी निकाली गई है या उसको माना गया है या उससे इनकार किया गया, तो आपको वाकया हकीकत तलब के लिए क्या करना होगा, पहले उसको जानना होगा, उसकी हकीकत निकालनी होगी कि ऐसा हुआ भी है या नहीं हुआ, इसका वजूद है या नहीं है, या इसमें जिम्मेदारी क्या है। इसमें क्या कहता है, वो इलस्ट्रेशंस दे रहा है इसकी, यार हमने ऐसे दिमाग इतना खराब किया, नीचे इलस्ट्रेशंस लिखी हुई है। क्या कहता है ए इज अक्यूज्ड। ए क्या है, अक्यूज कहते हैं इल्जाम अला। हम मुजरिम नहीं इसको कहेंगे क्योंकि वो मुजरिम हुआ नहीं, या मुजरिम कह भी सकते हैं। ए इज अक्यूज्ड, ए क्या है, इल्जाम अला है आफ्टर मर्डर, कत्ल का, ऑफ बी के। ठीक है, एट हिज ट्रायल, उसकी समाअत के दौरान, द फॉलोइंग फैक्ट हस्बे ज़ैल वाकया में बी इन इशू, क्या है, हकीकत तलब है। एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट हस्बे ज़ैल वाकया में बी इन इशू, हकीकत तलब है। कहता है उसके मुकदमा की जो समाअत है उसके दौरान हकीकत तलब वाकयात ये हैं, दैट ए कॉज्ड बीज डेथ, दैट ए के जो ए है कॉज्ड बायस बना बीज डेथ, बी की मौत का, ये क्या है, फैक्ट इन इशू है। ठीक है, कि मसले की हकीकत जानने के लिए जरूरी है कि उसका चेक करें कि वो बायस भी बना उसके मर्डर का कि नहीं। ठीक है, उसके बाद कहता है दैट ए रखता था इंटेंडेड नियत टू कॉज, जो कि बायस बनी बीज डेथ, बी की मौत की। ठीक है, कहता उसकी नियत ही ऐसी थी। ठीक है, या उसकी नियत ऐसी थी यकीनी तौर पे, या कहता है सवालिया तौर पे कि उसकी नियत थी या नहीं थी, जो कि बी की डेथ की बनी है वजह। तो इस जो उसकी इंटेंशन है इसको वेरीफाई करना फैक्ट इन इशू है। ठीक है, इसको कहते हैं वाकया की हकीकत मालूम करना, उसकी पड़ताल करना कि ये सच भी है या नहीं। उसके बाद कहता है दैट ए हैड रिसीव्ड, ए को मिली थी या रिसीव हुई थी, वसूल हुई थी, ग्रेव, भारी या संगीन, क्या, सडन, अचानक, द प्रोवोकेशन, इश्तियाल, तैश, छेड़, गुस्सा। ठीक है, फ्रॉम बी से। अच्छा जी, पहले उसने क्या कहा, उसने कहा उसकी इंटेंशन जो है वो तो नहीं बायस बनी। उसके बाद कहता है हो सकता है ऐसा हुआ हो दैट ए हैड रिसीव्ड, के ए को मिली थी, ग्रेव सडन प्रोवोकेशन, एक भारी संगीन अचानक इश्तियाल हो गया था, या कोई बी ने ऐसा कर दिया था कि ए को अचानक से इश्तियाल आ गया, छेड़ आ गई, गुस्सा आ गया, तो उसने उसका मर्डर कर दिया। यह भी फैक्ट इन इशू है, इसको चेक करें, इसकी जांच करें, इसकी पड़ताल करें। और उसके बाद कहता है दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग, जब वो ये कर रहा था, डूइंग इर्तिकाब या काम या फेल, द एक्ट डूइंग दैट एक्ट, जब वो ये फेल या इर्तिकाब कर रहा था, विच कॉज्ड बीज डेथ, जो कि बी की मौत का सबब बना, वाज बाय द रीजन, इस वजह से था, ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस नाकस अकल, अनसाउंडनेस नाकस अकल या दिमागी नाकस दिमागी हालत, या फतूरुल अकल। ठीक है,
इनकैपेबल, नाअहल था, ऑफ नोइंग, जानने के लिए, इट्स नेचर, इसकी नवैयत। बात उसने ये की है, उसने क्या है कि जब ए बी का मर्डर कर रहा था तो ये मर्डर करने के दौरान उसको इस बात का इल्म था, ठीक है, या दिमागी फतूर की वजह से वो ये भूल चुका हुआ था, ठीक है, कि जो काम करने जा रहा है या जो फेल वो इर्तिकाब जिस फेल का कर रहा है इससे उसकी डेथ हो जाएगी कि नहीं, उस मामले की संगीनी का उसको पता था, या कि फतूर अकल होने की वजह से, नाकल अकल होने की वजह से उसको मालूम ही नहीं था। यह भी फैक्ट इन इशू है, इसको जांच करना, इसकी पड़ताल करना जरूरी है। आर्टिकल 2 की क्लास 3 के हवाले से उसका नेसेसरली फॉलो, इसका जरूर ताक़ुब करना है, जरूर इसकी जांच करनी है। उसके बाद आ जाती है जी क्लास 4 आ जाती है, कहता है अफेक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। अफेक्ट एक वाकया कहा जाएगा, इस सेड कहा जाएगा टू बी प्रूव्ड, साबित शुदा, व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग, जब आफ्टर कंसीडरिंग गौर खोज करने के बाद, द मैटर, मामले को, बिफोर इट, जो रूबरू है, द कोर्ट, अदालत के, इधर बिलीव, या तो यकीन कर ले, कोर्ट क्या करे, द कोर्ट इधर बिलीव्स, या तो कोर्ट यकीन कर ले, इट टू एग्जिस्ट, कि इसका, इस वाकई का वजूद है, और कंसीडर, या ख्याल करे, इट्स एग्जिस्टेंस, कि इसका वजूद सो प्रोबेबल, बहुत ज्यादा गालिब था। प्रोबेबल का मान क्या होता है, गलबा पाना, गालिब होना। इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, इसका वजूद इस कदर गालिब था, दैट अ प्रूडेंट मैन, के प्रूडेंट कहते हैं दाना या आकल शख्स को, ठीक है, दैट अ प्रूडेंट मैन, एक आकल शख्स, और उसको चाहिए था, अंडर द सर्कमस्टांसेस, इन हालात के तहत, ऑफ द पर्टिकुलर केस, इस खास पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर खास मामला, केस, मुकदमा, टू एक्ट अपॉन, के वो इस पर अमल करता, द सपोजिशंस, गुमान कर लेता, क्यास कर लेता, दैट इट एग्जिस्ट, के ये वजूद रखता है। क्या उसने कहा है, उसने बात ये की है, अफेक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, एक वाक्य को साबित शुदा इस वक्त कहा जाएगा, व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर, जब इस मामले पर मुकम्मल गौर खोज कर लिया जाए, ठीक है, बिफोर इट, जो के पेश किया गया है, द कोर्ट इधर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट, या तो कोर्ट यकीन कर ले कि ये मामला हुआ है, ये वाकया हुआ है, और कंसीडर इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, या फिर ये ख्याल कर ले कि इसका जो वजूद है वो इस कदर गालिब था कि एक आकल शख्स को चाहिए था कि इस खास मामले के हालात के तहत इस पर यकीन कर लेता, इस पर अमल पैरा हो जाता कि ये मामला हुआ है, तो इस सूरत में इस मामले को क्या कहा जाएगा, दिस फैक्ट सेड टू बी प्रूव्ड, कि ये मामला साबित शुदा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी क्लास 5 की तरफ। क्लास 5 क्या कहती है, क्लास 5 कहती है फैक्ट इज सेड टू बी डिस्प्रूव्ड। इसी हवाले से क्या कहती है, फैक्ट, एक वाकया इज सेड टू बी डिस्प्रूव्ड कहा जाएगा कि गैर साबित शुदा है या ना साबित शुदा है, व्हेन, जब, आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट, मामला गौर खोज करने के बाद जो उसके रूबरू या सामने पेश किए गए हैं, किसके, द कोर्ट, अदालत के, इधर बिलीव्स, या तो यकीन कर ले, दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, या तो इसका वजूद नहीं है, और कंसीडर, या ख्याल करे, तसव्वुर करे, इट्स नॉन एग्जिस्टेंस, कि इसका अदम वजूद सो प्रोबेबल, बहुत ज्यादा गालिब था, दैट अ प्रूडेंट मैन, के एक आकल शख्स, और उसको चाहिए था, अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस, के इस मामले के हालात के तहत, टू एक्ट अपॉन, इस पे यकीन कर लेता, दैट द सपोजिशन, गुमान कर लेता, क्यास कर लेता, दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, के ये अदम वजूद रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये उसी हवाले से एक पे उसने साबित शुदा कहा है, दूसरे पे ना साबित शुदा कहता है, या तो अदालत क्यास कर ले, ठीक है, इस बात का ख्याल कर ले कि ये मामला जो है ये हुआ है, अगर नहीं तो फिर इस तरह करे कि जनाब उसके क्या और कंसीडर, या उसके अदम वजूद को इस कदर गालिब तसव्वुर करे कि जो अक्ल शख्स है उसने वो तसव्वुर कर लिया होगा या मजबूर हो गया होगा क्यास करने का या गुमान करने का कि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं है,
ठीक है। इसके बाद ये आ जाती है इसी की क्लास 6 है। क्लास 6 क्या कहती है, अ फैक्ट एक वाकया इज सेट नॉट टू बी प्रूव्ड कहा जाएगा गैर साबित शुदा व्हेन जब इट इज नीदर प्रूव्ड जबकि ना तो उसको साबित किया जाए और डिसप्रूव्ड ना उसकी तरदीद की जाए। कहता है फैक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड एक मामले को एक वाक्य को कहा जाएगा गैर साबित शुदा व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड जब ना तो उसको साबित किया गया है नॉट डिसप्रूव्ड ना उसकी तरदीद की गई है। अली दुकान पे गया है, ये एक वाक्य है, ठीक है। अब इसको साबित करने के लिए दुकानदार ने गवाही भी नहीं दी, लेकिन दुकानदार ये भी नहीं कह रहा कि वो जनाब वहां पे आया या नहीं आया, तो ये क्या है, गैर साबित शुदा मामला है। उसके बाद आ जाती है क्लास 7। क्लास 7 क्या कहती है, व्हेन एवर जब कभी इट इज प्रोवाइडेड ये बताया जाए बाय दिस ऑर्डर इस फरमान में, किस फरमान में, QSO में। कहता है व्हेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस ऑर्डर जब कभी ये कहा जाए इस फरमान में दैट दिस कोर्ट में प्रज्यूम कि इस अदालत के ये जो अदालत है में प्रज्यूम कर सकती है, क्या प्रज्यूम, क्यास करना, ठीक है। अफेक्ट एक वाकया इट में इधर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड क्या कहता है व्हेन एवर इट इज प्रोवाइडेड जब कभी ये बताया जाए बाय दिस ऑर्डर इस फरमान से दैट दिस कोर्ट में प्रज्यूम अ फैक्ट के अदालत एक वाक्य का कियास कर सकती है, इट में इधर तो कर सकती है रिगार्ड शुमार सच फैक्ट ऐसे वाक्य को एज प्रूव्ड साबित शुदा। जब अदालत को इस फरमान में ये बताया जाए या दिखाया जाए, उसको इजाजत दी जाए अदालत को कि वो किसी मामले को कियास कर सकती है किसी वाक्य को, तो फिर इट में, ये नहीं कि उसने करना है, कहता है इट में वो कर सकती है रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव ऐसे वाक्य को साबित शुदा शुमार कर सकती है अनलेस तावक्तिया के या अनलेस तावक्तिया के एंड और अनटिल जब तक इट इज डिस्प्रूव्ड जब तक उसकी तरदीद ना कर दी जाए और मे कॉल या तलब किया जाए फॉर प्रूफ ऑफ इट इसका सबूत। जब कहता है अगर इस फरमान में अदालत को ये बताया गया है कि वो कियास कर सकती है तो उसे फिर किसी वाक्य को साबित शुदा कियास कर लेना चाहिए, लेकिन कब तक, जब तक तावक्तिया के उसकी तरदीद ना हो जाए, या फिर क्या करे और मे कॉल फॉर प्रूफ या क्या करे सबूत का तकाजा करे, तलब करे ऑफ इट इसके, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी इसी की क्लास 8। क्लास 8 क्या कहती है, कहती है व्हेन एवर जब कभी इट इज डायरेक्टेड के हिदायत की गई हो बाय दिस ऑर्डर इस फरमान के हवाले से दैट द कोर्ट के कोर्ट को शल लाजमी, पहले उसने बात की है मे की, अब वो बात कर रहे हैं शल की। यहां पे गैट के हवाले से एक बात आपने और जहन में रखनी है, कहता है व्हेन एवर इट इज प्रोवाइडेड जब उसको में दिया गया है तब क्या हो सकता है, मे होगा। और व्हेन एवर इट इज डायरेक्टेड और जब हदायत दे दी गई है, इसका मतलब है कि गैट में अगर आपको कोई प्रोविजन प्रोवाइडेड आती है तो आपने याद रखना मे का वर्ड यूज होगा, दैट कोर्ट मे बी। और अगर वहां पर अल्फाज इस्तेमाल होते हैं डायरेक्टेड के, ठीक है, हिदायत की जाती है, देन कोर्ट शैल प्रज्यूम, तो कोर्ट करेगा जरूर कियास, लाजमी कियास करना चाहिए एक फैक्ट एक वाक्य का, इट शैल रिगार्ड तो उसको शुमार करना चाहिए सच फैक्ट ऐसे वाक्य को एज प्रूव्ड साबित शुदा अनलेस तावक्तिया के अनटिल और जब तक इट इज डिस्प्रूव्ड उसकी तरदीद ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी आर्टिकल 2 की क्लास 9 है जो आखिरी है, कहता है व्हेन जब वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड जब एक वाकया डिक्लेयर्ड करार दे दिया जाए, उसका ऐलान कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि उसको कतई कर दिया जाए बाय दिस ऑर्डर इस फरमान से टू बी कंक्लूसिव कि ये हतमी है, कतई है, प्रूफ ऑफ अनदर दूसरे का सबूत है, द कोर्ट अदालत को चाहिए, शैल अदालत के लिए लाजमी है, ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट के एक वाक्य के सबूत पर रिगार्ड शुमार कर ले दी अदर एज प्रूव्ड दूसरे को साबित शुदा, एंड शैल नॉट अलाउ और नहीं चाहिए अलाउ इजाजत देना एविडेंस शहादत की गवाही की टू बी गिवन के दी जाए फॉर द पर्पज इस मकसद के लिए ऑफ डिस्प्रूविंग इट इसकी तरदीद के लिए। क्या बात उसने किया, उसने कहा है
व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस ऑर्डर, जब इस ऑर्डर की रूह से किसी भी फरमान को किसी वाक्य को करार दे दिया गया है, हतमी कर दिया गया है, और टू बी कंक्लूसिव कि वो हतमी है, कतई है, प्रूफ ऑफ अनदर दूसरे के लिए। जब इस फरमान की रूह से एक वाक्य को हतमी करार दे दिया गया है दूसरे के लिए कि ये उससे जुड़ा है, द कोड शेल, कोड के लिए लाजिम है ऑन प्रूफ ऑफ दैट, ऑन प्रूफ ऑफ द वन फैक्ट के इस एक वाक्य के सबूत पर, ठीक है, रिगार्ड शुमार कर ले द अदर एज प्रूव्ड, दूसरे को भी साबित शुदा, एंड शैल नॉट अलो, और ना इजाजत दे, एविडेंस टू बी गिवन के सबूत पेश किए जाए, फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग इट, इस मकसद के लिए कि इसकी तरदीद की जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर 1 आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अगर इसको मजीद लेके जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं और आर्टिकल 1 और 2 जो है उसको बयान कर दिया गया है, और अल्लाह के घर मुझे बड़ी उम्मीद है कि इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आगे आप बुक रखें और इस लेक्चर को दोबारा सुने, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया है और आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसे ही मजीद वीडियोस लेके आता रहूंगा, और हम इंशाल्लाह कुछ दिनों में इस QSO को कंप्लीट भी कर लेंगे बफज़्ल खुदा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक टू यू ऑल माय डियर्स। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे जिंदगी की हर किस्म की दौड़ में, और आपको कामयाबियों